आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है अ सिमिलैरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज दैट। ए ऑप्शन है ईच फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ गिवन कंपाउंड। दूसरा, इफ इन अ कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन सो इज द अदर। थर्ड, बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और चौथा आपके पास है दे हैव नो सिमिलैरिटी। चलिए एनालाइज करते हैं। कह रहा है अ सिमिलैरिटी क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी दोनों में क्या कॉमन है, सिमिलैरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या सिमिलैरिटी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सोचते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स which arises due to different behavior towards plane polarized light। कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग अलग अलग बिहेवियर जो शो करते हैं, इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को जो नाम देते हैं वो नाम के देते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे मान लो सिंपल है, इस हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराया, तो एक ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि लाइट ऐसे ही निकल जाए, एक ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि क्लॉकवाइज बेंड कर जाए, एक ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज बेंड कर जाए। तो अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, कोई ऐसे ही जा रहा है, कोई क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या तीनों की प्रॉपर्टीज टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक है अलग है? अलग है। तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और दूसरा कौन सा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की वजह से स्पेस में ओरिएंटेशन में जो डिफरेंस आता है, इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं तो सिस हो गया, लेकिन यही अगर अपोजिट ऐसे लगे होते तो इस केस में आप बोल देते ट्रांस है। तो रोटेशन को रोकने से स्पेस में ओरिएंटेशन में जो डिफरेंस आता है, इस तरह के स्टीरियो आइसोमर्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो पूछ रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है। तो डेफिनेशन में ही है कॉमन कि दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। ये भी एक स्टीरियो आइसोमर्स है, ये भी एक स्टीरियो आइसोमर्स है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग डिफरेंस आया, और स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस आया। तो दोनों को जिसके अंदर पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ईच फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर अ गिवन कंपाउंड। नहीं, क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल की कंडीशन एकदम अलग है और इसमें ऑप्टिकल तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें हम इसके एलोंग सिस और ट्रांस की बात कर सकते हैं, ऑप्टिकल की बात कर ही नहीं सकते हैं। और अगर मैं ये वाला कंपाउंड ले लेता हूं तो इसके अंदर कायरल कार्बन होने से ऑप्टिकल की बात करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल की बात हम करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल होगा और इसका दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। यहाँ ऑप्टिकल होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो आइसोमर बनेंगे, एक आर और एक एस। लेकिन बोल रहा है कि ईच फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड मतलब इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी ज्योमेट्रिकल भी उतना ही होगा, ऑप्टिकल भी उतना ही होगा। लेकिन इसमें ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल होगा ही नहीं, इसमें ऑप्टिकल होगा, ज्योमेट्रिकल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कहानी क्या है? गड़बड़ है। दूसरा, इफ इन अ कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन सो इज द अदर। नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल नहीं है। यहाँ ऑप्टिकल है लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं है। जरूर कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन भी हो रहा हो, रेस्ट्रिक्टेड एटम्स में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा हो, और कायरल कार्बन भी हो, तो उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हो सकते हैं। लेकिन सब में होना ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ऐसा हम क्वेश्चन दे दें, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ OH लगा दें, तो इसकी वजह से कायरल भी हो जाएगा और इसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाने लगेगा। लेकिन सब में होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो वही बोल रहा है इफ इन अ कंपाउंड वन इज प्रेजेंट सो इज द अदर। नहीं, इसमें केवल ज्योमेट्रिकल है, इसमें केवल ऑप्टिकल है, तो हमारा गड़बड़ है। तीसरा बोल रहा है बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ, यही तो मैंने डेफिनेशन दिया कि स्टीरियो, ऑप्टिकल भी हम स्टीरियो में पढ़ते हैं और ज्योमेट्रिकल भी हम स्टीरियो में पढ़ते हैं। स्टीरियो जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग डिफरेंट बिहेवियर आता हो, और ज्योमेट्रिकल जिसमें रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की वजह से डिफरेंट बिहेवियर आता हो। और चौथा है दे हैव नो सिमिलरिटी। सिमिलरिटी है, कौन सी सिमिलरिटी है? स्टीरियो आइसोमर्स की सिमिलरिटी है। बस में आगे दैट मींस ये भी क्या है? गड़बड़ है। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेटा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। आपके पास एक स्ट्रक्चर यहां पे लिखा है
हॉर्स में, एक स्ट्रक्चर लिखा है फिशर में, एक स्ट्रक्चर लिखा है फ्लाइंग वेज में, और अगेन एक स्ट्रक्चर लिखा है न्यूमांस में। और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए कैसे करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि सबसे पहले 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बना लें, नॉर्मल से स्ट्रक्चर बना लें, और उसी नॉर्मल से स्ट्रक्चर को इन स्ट्रक्चर से मिला लें। एक तो तरीका होगा, तो बनाइए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेन, यहाँ पे 2 ऑल हो गया और ये 3 पर मिथाइल हो गया। ये देखना, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसी को यहां से मिलाना है। सोचिएगा, अगर इसको देखें तो सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन, तो ये हो गया आपका नंबर 1 क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं पे है। ये हो गया नंबर 2, इधर आपका कार्बन 1 है, इधर 2 है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये आपका हो गया मेन चेन। और अगर मेन चेन है तो 1 2, तो ये कौन सा है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो अगर ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल है और हमें चाहिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो दैट मींस ये स्ट्रक्चर तो नहीं है। इसके बारे में सोचो, इथाइल में तो 2 कार्बन, तो जो मेन चेन बन गई वो मेन चेन ये है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया और ये नंबर 4 हो गया। तो ये है क्या ब्यूटेन 2 ऑल है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो दैट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसको अगर पकड़ें तो इसको पकड़ें तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, तो ये हमारा हो गया मेन चेन। और अगर ये मेन चेन हो गया तो इसकी कहानी क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, लेकिन हमें क्या चाहिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, दैट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसके बारे में सोचो, अब इसको कैसे करें, तो इसको कैसे करें तो इसी को सिंपली पहले ऐसे लिखने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चन को लगाओ। तो कैसे लगाओगे, इस फ्रंट कार्बन पे एक H है, एक मिथाइल है, OH है, तो आपने एक मिथाइल ले लिया, ये CH ले लिया, इस पे OH लगा लिया, ये मिथाइल हो गया, ये CH हो गया, इस पे OH लगा लिया। पीछे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल है, तो पीछे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ 2 मिथाइल है, आपने ऐसे बना लिया। और जो ही आपने ऐसे बना लिया, अब आप मेन चेन का सिलेक्शन कर लो। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। तो क्या ये 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है या नहीं है? है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। पास में आगे इसको भी अगर आप एक्सपेंड करने की कोशिश करो तो कैसे दिखेगा, ये हो गया आपका CH3, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया OH और यहाँ इथाइल, तो इसको मैंने क्या बोला CH2 CH3 ऐसे खोल दो, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसको अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ये हो गया CH3, ये हो गया CH, इस पे हो गया OH और इस इथाइल को खोलो, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये हमने ऐसे बना दिया। इसको अगर लिखने की कोशिश करो तो है क्या CH2OH, तो ये हो गया CH2, इसके ऊपर हो गया OH, अगले वाले कार्बन पे H मिथाइल इथाइल, अगले वाले कार्बन पे H, ये हो गया मिथाइल और इथाइल को आप खोल दो, इथाइल को खोल के ऐसे बना दो, तो ये हो गया आपका मेन चेन। तो जब नाम लिखा हो और इस नाम से स्ट्रक्चर को मिलाना हो तो तरीका क्या है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो और इसके स्ट्रक्चर को देख लो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर उसके साथ आ रहा है। तो अगर कभी इस तरीके से चीजें लिखी हो तो थोड़ा सा पहले ऐसे बना लो, क्वेश्चन करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टीरियोआइसोमर ऑफ 3 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल। आपके पास एक स्ट्रक्चर ये है जो फिशर में है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है जो न्यूमांस में है, तीसरा स्ट्रक्चर अगेन ये है न्यूमांस में है और चौथा स्ट्रक्चर ये है जो कि आपका फिशर में है। और आपको देख क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टीरियोआइसोमर ऑफ 3 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल। सोचिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब फोकस होना चाहिए नॉट पे, नॉट इज द स्टीरियोआइसोमर ऑफ 3 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल। कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर स्ट्रक्चर से मिलाओ। अगर ये और ये नाम और कंपाउंड सेम आता है तब हम स्टीरियोआइसोमर की बात करेंगे, लेकिन अगर ये अलग नाम का है और इनमें से कोई है जो अलग नाम का है तो स्टीरियोआइसोमर नहीं होगा, क्योंकि स्टीरियोआइसोमर की पहली कंडीशन है कि आईयूपैक नेम सेम होना चाहिए, अटैचमेंट सेम होना चाहिए, कनेक्शन सेम होना चाहिए, आईयूपैक नेम सेम होना चाहिए, केवल स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये क्या है हाथ,
इसकी बात करें, ये भी क्या है, हाथ। तो दोनों का नाम क्या है, सेम है। ठीक है, बस स्पेस में ओरिएंटेशन में अंतर है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड है, लेकिन है दोनों हैंड। बस में आगे चलिए एनालाइज करिए। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टीरियो आइसमस ऑफ 3-chlorobutene 2-ol। एनालाइज करो, पहले स्ट्रक्चर बनाओ। 3-chlorobutene 2-ol, तो ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 3-chloro, तो 3-chlorobutene 2-ol, ये बन गया। तो 3-chlorobutene 2-ol, तो देखो इसमें कौन ऐसा है जो 3-chlorobutene 2-ol नहीं है, नहीं है, वही हमारा आंसर है। और अगर होगा तो स्टीरियोआइसमर होगा। एनालाइज करो, इसको देखो, तो ये क्या है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, तो है क्या 3-chlorobutene 2-ol। तो ये भी 3-chlorobutene 2-ol है, तो ये स्टीरियोआइसमर है, फिशर में लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखो, इसको कैसे करोगे, तो इसको कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए पहले खोलना चालू करो। तो खोलना चालू करो, तो एक कार्बन पे क्लोरीन है, CH3 है, H है, तो आपने CH3 ले लिया, यहाँ CH ले लिया, इस पे Cl ले लिया, CH3 CH Cl, और पीछे वाले कार्बन पे H है, CH3 है, OH है, तो पीछे वाले कार्बन पे H है, यहाँ आपका OH है, और यहाँ आपका CH3 है, ऐसे बना लिया। और इसका भी अगर आप नाम देखो, तो इसका भी नाम क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो है क्या 3-chlorobutene 2-ol, तो दैट मींस भी स्टीरियोआइसमर है, निवांस में लिखा है। इसी तरह इसको खोलने की कोशिश करो, तो एक कार्बन पे मिथाइल, इसी पे मिथाइल, फिर Cl, तो ये हो गया कार्बन, इस पे मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और ये हो गया Cl। पीछे वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एक OH, पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और एक हो गया OH। अब इसको ध्यान से देखो, तो इसका जो नाम आ रहा है वो क्या नाम आ रहा है, 1 2 3, तो ये हो रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1-ol, लेकिन हमको क्या चाहिए, 3-chlorobutene 2-ol, तो यही स्टीरियोआइसमर नहीं है, यही हमारा आंसर है। अब जरा इसको देख लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं, तो ये आपकी मेन चेन बन, ये आपकी मेन चेन बन गई। इसी मेन चेन में ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, और ये हो गया नंबर 4, तो ये भी क्या है 3-chlorobutene 2-ol, तो ये भी आपका इसका स्टीरियोआइसमर है। तो जो स्टीरियोआइसमर नहीं है बेटा, वो आंसर कौन सा हो गया, सी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी कभी नाम लिखा हो तो सबसे पहले नाम से उसका स्ट्रक्चर बना लो, और एक बार जब आप स्ट्रक्चर बना लोगे तब आप उस स्ट्रक्चर को इन स्ट्रक्चर से मिला लो। अगर नाम सेम है तो स्टीरियोआइसमर की बात करो, लेकिन अगर नाम सेम नहीं है तो स्टीरियोआइसमर की बात मत करो। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल मॉलिक्यूल, इसमें कौन ऐसा है जो ए कायरल मॉलिक्यूल है। एक स्ट्रक्चर फिशर में लिखा है, एक स्ट्रक्चर न्यूवांस में लिखा है, अगेन न्यूवांस में लिखा है, अगेन फिशर में लिखा है। सोचिए, एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कायरल मॉलिक्यूल। क्वेश्चन आया एक कायरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, तो एक कायरल मॉलिक्यूल उसको कहते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी एक हो जाए, दोनों हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी एक हो जाए तो उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एक कायरल मॉलिक्यूल है। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी सिमेट्री मौजूद नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी सिमेट्री मौजूद नहीं है, इस तरह के आइसोमर को जो बोलते हैं या इस तरह के कंपाउंड को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कायरल कंपाउंड। तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है वो कायरल है, लेकिन जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी एक हो गया उसको बोलते क्या है, ए कायरल है। तो एनालाइज करिए, सोचिएगा, अगर कहानी के अंदर केवल एक ही कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है, यहाँ ए, ये बी, ये सी और डी, तो कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो हमेशा कैसा होगा, कायरल। लेकिन अगर कभी भी दो सेम ग्रुप हो जाए, कोई भी दो सेम ग्रुप हो जाए, कोई भी दो, कहीं भी दो सेम ग्रुप हो जाए, सेम ग्रुप हो जाए, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री चला आता है, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री चला आता है तो इसका अंदर कायरल हो जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है मतलब एक कायरल हो जाता है। चलिए, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, तो उस केस में देखना है कि अगर इसमें सिमेट्री आ गई तो ये आपका ए कायरल है, लेकिन अगर सिमेट्री नहीं आई तब ये कायरल है। एनालाइज करिए, सोचिएगा, इसको देखिए, तो यहां पर कायरल कार्बन 1 है, कायरल कार्बन 2 है, जो मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन 2 है तो इसका अंदर सिमेट्री अगर होगी तो इसका अंदर ए कायरल है, और सिमेट्री नहीं होगी तब वो कायरल है। तो
तो याद रखिएगा सिमेट्री होगी, मतलब ऊपर से नाम लिखें और नीचे से नाम लिखें, अगर सेम आए तभी हम सिमेट्री की बात करेंगे। लेकिन ऊपर से नाम लिखने पे कुछ अलग दिखे और नीचे से नाम लिखने से कुछ अलग दिखे, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं है, और सिमेट्री नहीं है मतलब वो कायरल है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ COH है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन Cl है, तो इसका नाम हमेशा ऊपर से होगा 1 2 3 4, और इसका नाम क्या हो गया 3 क्लोरोब्यूटेन 2 ऑल। तो मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं है, और सिमेट्री नहीं है मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। इधर आ जाओ, इसको कैसे पहचानोगे, तो इसको पहले तो यही देख लो कि सिमेट्रिकल है भी या नहीं है। तो कैसे देखोगे, पहले एक्सपेंड कर लो। तो एक कार्बन पे CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पर Cl, तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया Cl। पीछे वाले कार्बन पे H CH3OH, तो पीछे वाले कार्बन पे H और ये हो गया आपका OH और ये हो गया CH3, बन गया। सोचिए इधर से नाम लिखे तो अलग, इधर से नाम लिखे अलग। चूंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है तो नाम हमेशा और हमेशा इधर से लिखा जाएगा। तो सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन है, सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन है और नाम इधर से लिखे तो अलग दिखेगा, इधर से लिखे तो अलग दिखेगा, मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। और जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो इसका तो ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, कायरल है। तीसरे को देखें, तो तीसरे को देखें खोल कर लिखने की कोशिश करें तो CH3 एक कार्बन पर 2 CH3, और जो एक कार्बन पर 2 CH3 आ गया और यहाँ आपका हो गया Cl, और पीछे वाले कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन है, एक OH है, पीछे वाले कार्बन में देखो 2 हाइड्रोजन है और एक OH है। सोचिए सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम है, यहाँ 2 मिथाइल सेम है, तो ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। तो अगर 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो इसका मतलब इसको और इस ग्रुप को अगर उसी एक प्लेन में रखते हुए काट दें तो हाइड्रोजन की इमेज हाइड्रोजन पे चले आएगी। इसी तरह इसको और इसको लेते हुए एक प्लेन में अगर काट दें तो मिथाइल की इमेज मिथाइल पे चली आएगी, तो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री हो गया। अच्छा मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री हो गया तो यही आपका जो है ये कैसा है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, यही हमारा आंसर है। अब जरा डी को भी देख लेते हैं, तो अगर डी को देख लेते हैं तो इसका मतलब ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो 4 कार्बन है और एक सेकंड पे OH है, थर्ड पे Cl है, तो कभी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगा। और जो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगा क्योंकि इधर से नाम लिखने से अलग होगा, इधर से नाम लिखने से अलग होगा, तो इसका ये भी जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, कायरल है। मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन है ना, जो मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन है और प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं है, दैट मींस ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल होगा। तो सबसे पहले अगर ये कायरल की बात कर रहा है तो आपको तो अगर ऐसे चीजें लिखी हो तो पहले एक्सपेंड करके ऐसे बना लेना चाहिए, और जो ही आप ऐसे बना लेते हो तब आपकी आंखों के सामने दिख जाता है कि क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होगा तभी हम उसमें एक कायरल की बात करेंगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं हुआ, एसिमेट्रिकल हुआ, अनसिमेट्रिकल हुआ और प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आया तो दैट मींस ऐसा मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है फिशर प्रोजेक्शनल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। एक कंपाउंड दे रखा है और बोल रखा कि इसको इसमें कैसे हम लिखेंगे, ठीक है, ये कौन सा सही है। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोचिए कहानी लिखी किसमें है, कहानी लिखी है फ्लाइंग वेस में, यहां किसमें लिखा है, फिशर में, यहां किसमें लिखा है, फिशर में, यहां भी किसमें लिखा है, फिशर में, यहां भी लिखा है फिशर में। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे बोल रहा है कैसे आप फ्लाइंग वेस को फिशर में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे फ्लाइंग वेस को किस फिशर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम जिसका हेल्प लेते हैं वो हेल्प किसका लेते हैं, RS। अगर कंपाउंड का नाम सेम है और स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है, अगर ये भी R ये भी R तो सेम है, अगर ये R और ये S तो ये सेम नहीं है। तो नाम अगर सेम है और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री सेम है तो कंपाउंड सेम है, लेकिन नाम सेम है लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री सेम नहीं है, दैट मींस कंपाउंड सेम नहीं है। तो कहानी में बात घूम फिर कर बात हो किसकी रही है, RS कॉन्फ़िगरेशन की। तो RS कॉन्फ़िगरेशन हमको कैसे लिखना होता है, RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने आपको बताया होगा कि अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए अगर मोमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो नाम देते हैं R, और सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए अगर ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, S।
सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो आर है, और सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नाम क्या है, एस। यही तो सोचते हैं। और कभी अगर वो फिशर फॉर्म में लिखा हुआ है और कभी वो अगर सबसे छोटा प्लेन के पीछे नहीं है, तो उस केस में हमने क्या बताया होगा, उस केस में हमने बताया होगा कि अगर मॉलिक्यूल, ध्यान से देखना और इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ध्यान से एनालाइज करना। सबसे छोटा प्लेन के पीछे है या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता है, सबसे छोटा प्लेन के पीछे है या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है उस कॉन्फ़िगरेशन को हमको सेम सोचना होता है। लेकिन सबसे छोटा प्लेन के पीछे नहीं है, प्लेन के बाहर है और एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता है। सबसे छोटा प्लेन के पीछे नहीं है, एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखता है उसका उल्टा, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हमको सोचना होता है। तो सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे है, ये पोजीशन प्लेन के पीछे वाली होती है और ये पोजीशन प्लेन के बाहर वाली होती है। तो सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे है या 2 बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जा रहा हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखे सेम, और सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे ना हो, बाहर हो और एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जा रहा हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखे उसका उल्टा। इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से यूज करिए, आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। तो पहले नाम को देख लेते हैं। इसको देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसको भी देखो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, मतलब दोनों का नाम सेम है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। यहां देखो तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ये आपका नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये भी क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। मतलब नाम वाइज सभी सेम है। चलिए अब स्टीरियोकेमिस्ट्री सोचिएगा। सबसे छोटा प्लेन के पीछे है तो जो दिखेगा सेम सोचना है, और जो दिखेगा सेम सोचना है तो इसका मतलब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं CIP रूल से। मतलब डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है, उसमें जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा में देखना है, और सिग्मा में तोड़ने के बाद देखना है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और चौथा क्या है, ओनली फॉर आइसोटोप, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो यहाँ डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यहाँ भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है, डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यहाँ H है, तो कार्बन वाले का एटॉमिक नंबर ज्यादा, हाइड्रोजन का कम, दैट मीन्स हाइड्रोजन हो गया सबसे लास्ट। यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन है, और यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इसलिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो आपको नाम क्या दे देना है, R। अब इसी R को इनमें से मिला लेना है, और जो R होगा वही कंपाउंड होगा, जो R नहीं होगा वो कंपाउंड नहीं होगा। सोचिएगा सबसे छोटा यहाँ है, और अगर सबसे छोटा यहां है तो मैंने क्या बोला, अगर सबसे छोटा यहां हो तो जो दिखेगा उसका उल्टा सोचना है। दिख क्या रहा है, दिख रहा है पहला, फिर दिख रहा है दूसरा, फिर दिख रहा है तीसरा, दिख रहा है R, लेकिन है क्या S। दैट मीन्स ये कंपाउंड नहीं है। दूसरे के बारे में देखो, दूसरे में हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन यहां है, मतलब यहां है, जो दिखेगा उसका उल्टा। तो दिख रहा है पहला, दिख रहा है दूसरा, दिख रहा है तीसरा, दिख रहा है S, लेकिन है क्या ये R। ये भी R, वो भी R, यही हमारा आंसर है। सी को देख लेते हैं। सबसे छोटा हाइड्रोजन यहाँ है तो जो दिखेगा उसका उल्टा सोचना है। तो दिख रहा है पहला, दिख रहा है दूसरा, दिख रहा है तीसरा, दिख रहा है R, लेकिन ये क्या है S, हमको नहीं सोचना है। इधर आ जाओ, तो हाइड्रोजन यहाँ है, तो अगर हाइड्रोजन यहाँ है तो इसका मतलब प्लेन के पीछे पहले से है तो जो दिखेगा सेम सोचना है। तो दिख रहा है पहला, दिख रहा है दूसरा, दिख रहा है तीसरा, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है S। दैट मीन्स इसे भी नहीं सोचना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो नाम देखा करो कि क्या नाम सेम है या डिफरेंट है। अगर नाम डिफरेंट है तो कभी भी स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा, नाम सेम है तभी स्टीरियो आइसोमर होगा। और अगर इधर R है और इधर भी R आ रहा है तब वो आइडेंटिकल है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, एक में फ्लाइंग बेस है और एक में फिशर है। लेकिन अगर एक R है दूसरा S है तो इसका तो मिरर इमेज है, वो आइडेंटिकल नहीं है। और मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इनहेंसर्स, कि उसका ये इनहेंसर है, मिरर इमेज है। बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे।
गुड। आपके पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड एज फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया है और इसको हमने सेकंड बोल दिया है, आर स्टडीड इन टर्म्स ऑफ आइसोमरिज्म इन, इसको कैसे स्टडी करते हो, किस में स्टडी करते हो, चेन आइसोमरिज्म में स्टडी करते हो, पोजिशनल आइसोमरिज्म में स्टडी करते हो, कन्फर्मेशन या कन्फर्मर्स में स्टडी करते हो, या स्टीरियो आइसोमरिज्म में स्टडी करते हो, सोचिएगा। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्टडीड, किसमें स्टडीड करते हो, इन टर्म्स ऑफ आइसोमरिज्म, किस तरह के आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं। क्या हम इसे चेन आइसोमरिज्म पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन आया कि सर चेन आइसोमर्स होते क्या हैं। तो चेन आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर विच डिफर इन मेन चेन और साइड चेन। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके मेन चेन या साइड चेन में अंतर होता है, इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं चेन आइसोमर्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आइसोमर, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है लेकिन ऑक्सीजन है। तो जो ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो कभी भी दोनों का मॉलिक्यूलर मास तो सेम आ नहीं सकता है, और जो मॉलिक्यूलर मास सेम आ नहीं सकता है तो ये आइसोमर तो नहीं है। और जो आइसोमर नहीं है तो चेन आइसोमर में नहीं है, पोजिशनल आइसोमर में नहीं है, इसका मतलब आइसोमर वाली बात तो हम नहीं करेंगे। बस में आगे, तो पोजिशनल आइसोमर कब होता है? पोजिशनल आइसोमर आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर विच डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन में अंतर आता है, इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। और ये दोनों आपस में नाम वाइज अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज अलग है, दैट मींस पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है। अब आया कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन से अगर स्पेस में ओरिएंटेशन में अंतर होता है, इस तरह के स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं कन्फर्मेशनल या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। लेकिन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का भी कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है, मतलब दोनों का नाम सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पर अल्कीन अलग नाम, अल्कोहल अलग नाम, तो दैट मींस कन्फर्मर्स भी नहीं है। अब बचा क्या? स्टीरियो आइसोमरिज्म, यही तो है। इसको हम पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण जीआई में, और इसको पढ़ते हैं काइरल कार्बन के अलोंग ओआई में। ये तो है, मतलब जहां रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है और रिस्ट्रिक्टेड एटम्स में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, जहां रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको हम कहां पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। और जहां काइरल कार्बन है, ए बी सी डी, और जहां हम काइरल कार्बन की बात कर रहे हैं तो काइरल कार्बन वाली कहानी हम कहां पढ़ते हैं? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। तो इसकी बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कारण अलग होगा, और इसका बिहेवियर रोटेशन, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की वजह से दो ग्रुप एक तरफ, दो ग्रुप अपोजिट अलग होगा। तो स्पेस में ओरिएंटेशन इसका अलग है, एक ज्योमेट्रिकल के अंदर है, एक ऑप्टिकल के अंदर हम पढ़ते हैं, और ये दोनों जिसके अंदर पढ़ते हैं वो कौन सा है? स्टीरियो आइसोमर्स। यही तो है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बच्चा सोचता है कि यार इनके बीच में क्या रिश्ता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे ये नहीं सोचना है कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, रिश्ता नहीं सोचना है, हमको सोचना है कि ये किस में पढ़ते हैं और ये किस में पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, और ये पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जिसके अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर, फर्स्ट टू 4, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इट इज ट्रू दैट, सही बताना है। पहला, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर काइरल कंपाउंड। दूसरा, ओनली थर्ड इज अ काइरल कंपाउंड। तीसरा, ओनली सेकंड एंड फोर्थ आर काइरल कंपाउंड। और चौथा, ऑल 4 आर काइरल कंपाउंड। चलिए सोचिए, सारा का सारा खेल किसके ऊपर हो रहा है? काइरल कंपाउंड, सारा का सारा खेल किस पे है? काइरल कंपाउंड, उसी में तो है। तो सोचिए, काइरल कंपाउंड किसको कहते हैं? काइरल कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? काइरल मॉलिक्यूल। बस में आगे, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक ही काइरल कार्बन है, ए बी सी डी, अगर मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही काइरल कार्बन है तो इस कार्बन को हमेशा और हमेशा
क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। और ये मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होता है। जब मॉलिक्यूल के अंदर केवल और केवल एक ही कायरल कार्बन है बेटा, तो इसके अंदर कभी भी प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी, और जो कभी भी प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी तो ये मॉलिक्यूल हमेशा कायरल होगा। दिक्कत कब होता है, दिक्कत होता है कि जब मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल कार्बन हो, दो कायरल कार्बन हो, जैसे हमने ये ले लिया, ये ले लिया, तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर प्लेन सिमेट्री चला आए, प्लेन ऑफ सिमेट्री चला है। और ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना आए, जैसे OH यहाँ, OH यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना आए। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ना आए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो इसका मतलब ये आपका एक कायरल मॉलिक्यूल है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ना आए इसका मतलब ये आपका कायरल मॉलिक्यूल है। तो जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है तभी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी होती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल के अंदर कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और जब कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ये मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा आपका कायरल ही होगा। चलिए एनालाइज करिए इसको। देखिए यहाँ पे एक मिथाइल अलग, एक इथाइल अलग, एक प्रोपाइल अलग, एक H अलग, दैट मींस एक कायरल कार्बन है। और जो एक ही कायरल कार्बन है तो दैट मींस ये कायरल तो है। दूसरे में आ जाओ, यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक H अलग, ये मिथाइल अलग, ये इथाइल अलग, ये आपका CH3CO अलग, दैट मींस ये भी कार्बन कायरल कार्बन है। सी में आ जाओ तो सी में देखो तो तीन ही वैलेंसी है, कार्बोकेटायन, कभी भी कायरल की बात हम नहीं करेंगे। डी में आ जाओ तो यहाँ आ जाओ तो ये मिथाइल अलग, H अलग, लेकिन यहाँ इथाइल है, ये भी इथाइल है, दोनों के दोनों सेम है, दैट मींस इसके अंदर प्लेन सिमेट्री चला आएगा, ये कायरल नहीं है। तो जो कायरल है वो कायरल कौन सा है, पहला एंड तीसरा, यही देखना है। चलो ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन कह रहा है ए में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर कायरल कंपाउंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर कायरल कंपाउंड, यही हमारा आंसर है। दूसरा बोल रहा है ओनली थर्ड इज कायरल कंपाउंड, थर्ड कायरल नहीं है। तीसरा सेकंड एंड फोर्थ आर कायरल कंपाउंड, सेकंड तो है लेकिन फोर्थ नहीं है। चौथा ऑल फोर आर कायरल कंपाउंड, ये दोनों कायरल नहीं है। बताओ क्वेश्चन कभी इस तरह का आएगा फ्यूचर में, लगा लोगे? गुड, एकदम क्लियर रखिएगा बेटा कि अगर एक ही कायरल कार्बन है जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग है तो इसके अंदर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, ये हमेशा कायरल होगा। जब एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है तब देखना होता है कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास इज। आपके पास ए ऑप्शन कुछ ऐसा है, बी ऐसा है, सी ऐसा है और डी आपका ऐसा है। एनालाइज करिए, सोचिए। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन, ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन हैविंग लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास इज। ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन, तो कौन ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन होगा? तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इनडायरेक्टली ऐसा मॉलिक्यूल जो ओवरऑल कायरल होता है उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कायरल कार्बन है, मतलब कोई sp3 कार्बन है जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग है, तो कोई अगर sp3 कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग, तो इस कार्बन को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं कायरल कार्बन है। बस में आगे, तो sp3 कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग, इस कार्बन का नाम क्या देते हैं? कायरल कार्बन। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही कायरल कार्बन है तो कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी। और जो मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री, सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी तो ये मॉलिक्यूल हमेशा और हमेशा कैसा होता है? कायरल। और ये हमेशा और हमेशा कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। जो कहानी में एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है, जब कहानी के अंदर क्या है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है, तो उस केस में आपको देखना होता है कि क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जैसे ये वाला केस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो अगर नहीं है तो ये आपका कायरल है, दैट मींस ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर प्लेन सिमेट्री आ गई तो ये आपका कैसा है? एक कायरल है, और एक कायरल है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यही आपको देखना है। एनालाइज करिए। इस कार्बन पे H अलग, साइक्लोप्रोपाइल अलग, इथाइल अलग, मिथाइल अलग, मतलब ये कायरल है। बस में आगे इधर आ जाइए, तो यहाँ CH3
हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, यहाँ भी CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, यहाँ कार्बन पर हाइड्रोजन इथाइल तो अलग, लेकिन मिथाइल मिथाइल सेम, यहाँ 3 हाइड्रोजन सेम, दैट मींस ये भी कायरल नहीं है। इधर आ जाओ, CH3 3 हाइड्रोजन सेम, CH2 2 हाइड्रोजन सेम, CH2 2 हाइड्रोजन सेम, CH3 3 हाइड्रोजन सेम, ये भी कायरल नहीं है। इधर आ जाओ, तो CH3 3 हाइड्रोजन सेम, CH2 2 हाइड्रोजन सेम, CH ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी कायरल नहीं है। तो एक ही है जो कायरल है और अल्केन ही है। तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, इसको देखकर थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव केवल एक ही है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो इन्हीं में से अगर पूछना है या इन्हीं में से अगर देखना है अमंग्स द फॉलोइंग, तो इन्हीं में से देखना है। तो ऐसा कोई दिमाग पिक्चर मत बैठाइएगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ना हो और नंबर ऑफ कार्बन वगैरह देख लेते हैं, मास वगैरह देख लेते हैं, आंसर लगा लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन चाहिए, और जो ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन चाहिए तो दैट मींस उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं हम इस ऑप्शन को ले सकते हैं। बस में आगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन पहचानिए और उसके बेसिस पे अगर कोई और होता तब हम मास को देखते और फिर बताते। कोई और ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, तो ये हमारा आंसर है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कायरल? इसमें कौन ऐसा है जो कायरल नहीं है? ए ऑप्शन दे रहा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, बी ऑप्शन दे रहा है 2 क्लोरो पेंटेन, सी ऑप्शन दे रहा है 1 क्लोरो पेंटेन, डी ऑप्शन दे रहा है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल? नॉट कायरल। तो क्वेश्चन आया कायरल किसको कहोगे? तो कायरल कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं बेटा जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड। बस में आगे, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी एक हो जाए, कोई भी एक हो जाए, कोई भी एक हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ए कायरल, ए कायरल मॉलिक्यूल है। बस में आगे, और अगर उसके अंदर कायरल कार्बन है और कहानी के अंदर एक ही कायरल कार्बन है और उसके चारों के चारों वैलेंसी अलग है, चारों के चारों वैलेंसी अलग है, तो जो एक ही कार्बन है चारों के चारों वैलेंसी अलग है, तो कभी भी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगा? कायरल। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए जिसमें कम से कम 2 सेम हो जाए, ए कम से कम 2 सेम हो जाए, आगे बी और सी की बात कर लें, तो कम से कम अगर 2 सेम हो जाए तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री चला आता है और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? ए कायरल मॉलिक्यूल है। बस में आगे, जो एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो उसमें देखोगे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो ए कायरल है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया तब वो कायरल है। अब इंपॉर्टेंट, नाम लिखा है, और जो नाम लिखा है और इसमें कायरलिटी पूछी है तो कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले इस नाम से स्ट्रक्चर बना लो, और एक बार नाम से स्ट्रक्चर बन गया फिर क्वेश्चन करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। एनालाइज करिए। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो पहले आप पेंटेन बना लो। 1 2 3 4 5 बन गया। 1 क्लोरो, तो 1 पे आपने क्लोरीन लगा दिया, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 पे आपने मिथाइल लगा दिया पेंटेन। सोचिए, एनालाइज करिए, यहां CH2Cl, यहां मिथाइल और यहां पे प्रोपाइल, तो क्या ये सेंटर कायरल कार्बन है या नहीं है? है। और जो कायरल कार्बन है तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है नॉट कायरल, तो ये आपका कायरल है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? 2 क्लोरोपेंटीन, तो जो 2 क्लोरोपेंटीन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 पे क्लोरीन लगा दिया, 2 क्लोरोपेंटीन। इस कार्बन के बारे में सोचो, एक Cl है, एक H है, एक मिथाइल है और एक आपका 1 2 3 प्रोपाइल है, तो क्या ये कायरल कार्बन है या नहीं है? और जो कायरल कार्बन है तो ये भी आपको ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, लेकिन नॉट कायरल चाहिए, दैट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरा बोल रहा है 1 क्लोरोपेंटीन, तो जो 1 क्लोरोपेंटीन का स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 5 और यहां आपने क्लोरीन को लगाया, तो यहां देखो 2 हाइड्रोजन सेम है, यहां 2 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है, 2 हाइड्रोजन सेम है, यहां 3 हाइड्रोजन सेम है, तो इसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है। इसमें अगर इन दोनों को प्लेन में रख लें तो H और H है, प्लेन सिमेट्री चली आएगी, तो इसके अंदर जब प्लेन सिमेट्री चली आई तो यही आपका कैसा है? ए कायरल मॉलिक्यूल है। चौथा क्या बोल रहा है? 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटीन, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ 2 4 5 1 2 3 4 5, 3 क्लोरो, तो यहाँ पे आपने क्लोरीन लगा दिया, 2 मिथाइल लगा दिया पेंटीन।
सोचो इस कार्बन में 2 मिथाइल सेम है, मतलब ये कायरल नहीं है। लेकिन इस कार्बन के बारे में सोचो, एक Cl है, एक H है, एक इथाइल है, एक आइसोप्रोपाइल है। तो क्या इसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग हो गई या नहीं हो गई? हो गई। और जब इसकी चारों की चारों वैलेंसी अलग हो गई तो दैट मीन्स मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल है। और कायरल है दैट मीन्स भी हमको नहीं सोचना है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर नॉट कायरल बोल रहा है मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी एक आस है। लेकिन अगर वो बोलता कायरल तब आपको सोचना था कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाई 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, कि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा? ए ऑप्शन दे रहा है डायस्टेरियोमेरिज्म शो करेगा, बी ऑप्शन दे रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सी ऑप्शन दे रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और डी ऑप्शन दे रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए एनालाइज करिए। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाई 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो क्वेश्चन आया आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? तो आइसोमर्स मतलब ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो। तो जहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोमर है, और फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म है। लेकिन यहां पर इन्होंने दे दिया स्पेसिफिक 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, शायद कुछ हेल्प मिल जाए। तो जब आपने बना लिया कि 2,3 डाइक्लोरो 1 2 3 4 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, सोचो स्ट्रक्चर तो एक ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। और जो दूसरा कोई स्ट्रक्चर है नहीं तो कैसे हम रिलेशनशिप की बात करें और कैसे बताएं कि आइसोमर है? तो सोचते हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है डायस्टेरियोमर्स, दूसरा ऑप्शन दे रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, तीसरा ऑप्शन दे रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, चौथा ऑप्शन दे रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सोचिए, थोड़ा सा काटने की कोशिश करिए। जब कंपाउंड एक ही है, नाम एक ही है, कोई दूसरे नाम का कोई कंपाउंड नहीं है, तो क्या उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकता है? नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका आयुपैक नेम अलग अलग होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका आयुपैक नेम अलग अलग होता है, इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्पेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर नाम वाइज भी अगर डिफरेंट है तब हम कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे, और उसमें चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, टोटोमर्स इनकी बात हम करेंगे। लेकिन कंपाउंड अगर एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो दूसरे नाम की कोई बात हो ही नहीं सकती है, तो दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चरल वाली कहानी तो नहीं है। फिर बात कर रहा है डायस्टेरियोमर्स, फिर बात कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, फिर बात कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल को भी हटाते हैं। ज्योमेट्रिकल की कंडीशन क्या है? ये ज्योमेट्रिकल का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन हो और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स में डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हो और रेस्ट्रिक्शन के अलोंग स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो। तो रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन के कारण ओरिएंटेशन में डिफरेंस हो, मतलब कहानी के अंदर ए डबल बॉन्ड बी हो, ए पे लगा हुआ दोनों अलग हो, बी पे लगा हुआ दोनों अलग हो, इवन चारों अलग हो, तब हम कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। और इसमें सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन है, और जो फ्री रोटेशन है और इसमें रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन चाहिए, तो दैट मींस ये कहानी भी गई। अब बच गया, क्या ये डायस्टेरियोमरिज्म को शो करेगा या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा? तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, डायस्टेरियोमरिज्म को शो करेगा। एनालाइज करिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या होते हैं? ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनका प्लेन पोलराइज लाइट के अलोंग डिफरेंट बिहेवियर होता है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनके प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अलोंग डिफरेंट बिहेवियर होता है, इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो थ्योरेटिकली हम कैसे निकालेंगे? उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए, मतलब ऐसा sp3 कार्बन होना चाहिए जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग हो, यहाँ ए हो तो बी हो, सी हो, डी हो, और अगर सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन होगा तभी कहीं ना कहीं ऑप्टिकल को शो करेगा। देखते हैं क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है। है, CH3 वाला नहीं है, लेकिन इस कार्बन को देखो, Cl अलग, मिथाइल अलग, H अलग, ये ग्रुप अलग। इस कार्बन को देखो, Cl अलग, मिथाइल अलग, H अलग, ये ग्रुप अलग। इसके अंदर कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन कितने हैं? 2 कायरल कार्बन है। और अगर कायरल कार्बन 2 है और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? तो इसके अंदर टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 3। कौन कौन सा बनेंगे? और जो कौन कौन सा बनेंगे तो एक बार हम ऐसे कर देते हैं, Cl Cl H H, यहां CH3, यहां CH3, एक ये बन गया।
दूसरा कौन सा हो सकता है? दूसरा हो सकता है आपका यहां CH3, यहां CH3 कर दिया, ये Cl कर दिया, HH ये बना दिया। तीसरा कौन सा हो सकता है? इसी का मिरर इमेज, और इसी का मिरर इमेज कर दिया तो ये Cl, ये H और ये आपका Cl और ये H ऐसे बन गया। सोचिए क्या इसके अंदर प्लेन सिमेट्री आया या नहीं आया? आया। तो इसका तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो वाला फॉर्म है, और इसके अंदर प्लेन सिमेट्री नहीं है, इसके अंदर प्लेन सिमेट्री नहीं है, सेंटर सिमेट्री नहीं है, सेंटर सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है। कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखो तो पहला दूसरा तीसरा दिख रहा आर हो गया एस, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा आर हो गया एस, यहां पहला दूसरा तीसरा दिख रहा एस हो गया आर, यहां पहला दूसरा तीसरा दिख रहा एस हो गया आर। तो ये आर आर है, ये एस एस है, ये आर एस होगा, चेक कर लो। पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है आपका आर हो गया एस, और इधर से पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है एस हो गया आर। तो नीचे देखो आर एस, ऊपर से देखो एस आर, इसका तो ये प्लेन सिमेट्री रखेगा। तो एक कहानी मीजो वाला है, एक कहानी ऑप्टिकली एक्टिव, इसको डी बोल देता हूं, एक कहानी ऑप्टिकली एक्टिव, इसको मैं एल बोल देता हूं। तो ये मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव, डी ऑप्टिकली एक्टिव, ये एल ऑप्टिकली एक्टिव, इसको कहां पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो इसका अगर स्ट्रक्चर दिया है तो और इसके अंदर कायरल कार्बन है, तो इसके अंदर हम अलग अलग स्ट्रक्चर स्पेस में ओरिएंटेशन के कारण बना सकते हैं, और स्पेस में ओरिएंटेशन की वजह से अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं तो इसका मतलब ये आपस में किस में पढ़े जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब बच्चा फंस गया कि सर डैश स्टीरियोमेरिज्म का जब आपका डेफिनेशन होता है तो भी तो होता है कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज ना हो। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज ना हो, सर ये भी तो डैश स्टीरियोमर्स हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसको तो आपने पकड़ लिया कि डैश स्टीरियोमर है, लेकिन यहाँ पे एक और भी तो है इनहेंसर। तो इसका मतलब कहानी के अंदर इनहेंसर भी हो सकता है, कहानी के अंदर डैश स्टीरियोमर भी हो सकता है, तो वो सारे टर्म्स भी तो यूज हो सकते हैं। तो इन्हीं दोनों में से अगर बेस्ट पकड़ना हो, इन्हीं दोनों में से अगर बेस्ट पकड़ना हो, एक ही लेना हो, तो ज्यादा अच्छा वाला आपका ऑप्टिकल है, ना कि डैश स्टीरियोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी डैश स्टीरियोमर वाली बात करेंगे। एक सिस ले लें और एक ट्रांस ले लें, तो ये भी आपस में मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो ये भी तो डैश स्टीरियोमर्स होते हैं। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल सोच सकते थे तो डैश स्टीरियोमर भी सोच सकते थे, लेकिन ज्योमेट्रिकल है नहीं, इसलिए डैश स्टीरियोमर की बात भी नहीं करेंगे। तो है कौन सा? बेस्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।